दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ऐप में हर मंडे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टेस्ट होता है आप सभी के लिए। एंड आशा करता हूं कि आप टेस्ट अटेम्प्ट करते होंगे। यदि टेस्ट अटेम्प्ट नहीं भी करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि टेस्ट के सभी 25 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से आपके सामने रखेंगे। सभी क्वेश्चन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके समझाएंगे और उत्तर बताएंगे। यदि टेस्ट अटेम्प्ट करते भी है तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, इतना ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए। और दोस्तों अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे या दिया नहीं है तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए और नेक्स्ट मंडे से तैयार रहिए, आपको भी टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि चैनल का कंटेंट अपने दोस्तों तक भी पहुंच सके। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चनों से हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए अपने हिसाब से कंटेंट तैयार करता हूँ ताकि बेटर क्वेश्चन दे सकूँ और हिंदी इंग्लिश दोनों में देने का प्रयास करता हूँ ताकि सभी समझ पाएँ। इसलिए जब मैं आप सभी के लिए प्रयास करता हूं तो आपसे भी उम्मीदें रखता हूं मैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपका स्कोर कितना रहा। ये सब चीज़ें वीडियो में कमेंट किया करो। कमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं माय डियर। टेस्ट भी आपका ये फ्री वाला ही था। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर किसके प्रकार होते हैं। साथियों न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होता है ना, उसमें बॉयलर लगते हैं और आजकल तो 5-6 प्रकार के बॉयलर आ गए। पुराने समय में 2 ही प्रकार के बॉयलर हुआ करते थे, PWR और BWR। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट में बॉयलर के प्रकार होते हैं। आजकल तो फास्ट बीट्स न्यूट्रॉन वो भी आ गया एक, और भी कई तरह के हैं। लेकिन यहाँ अगर अपन ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो आपको ए उत्तर सही करना था। न्यूक्लियर बॉयलर के प्रकार है। क्वेश्चन का आंसर हमारा ए रहेगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि 91 काउंटर की गणना करने के लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने इसरो का पेपर अपलोड किया था, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का, और सेम ऐसा क्वेश्चन उसमें भी था। मैंने आज इस पेपर में इसी उद्देश्य से दिया था ताकि पता लगे कि आपने क्या वो पेपर ढंग से देखा। अगर अच्छे से वो क्वेश्चन आपने पेपर वाले पढ़े हैं तो आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर अच्छे से किया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन सही हुआ या नहीं हुआ। माय डियर, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है वास्तव में आपको बताऊँ तो 1 बिट मेमोरी स्टोरेज होता है। ध्यान रखना क्या होता है, ऐसा मेमोरी स्टोर करने वाला एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें 1 बिट में मेमोरी सेव होती है। इसका मतलब हमें 91 को काउंट करने के लिए उतने ही फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी जितने इस 91 में बिट है। तो दोस्तों आपको करना क्या था कि इस डेसिमल संख्या 91 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना था, और इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके सामने बाइनरी बिट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और उस बाइनरी बिट को आपको क्या करना था, काउंट कर लेना था। जितनी बाइनरी की बिट आएगी ना दोस्तों, उतनी ही आपकी यहाँ पर क्या होगी, फ्लिप फ्लॉपों की आवश्यकता होगी। यानी 1 बिट काउंट करने के लिए 1 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। और देखो कैसे काउंट करते हैं, 91 में 2-2 का भाग देते जाओ, शेष फल को लिखते जाओ, यही तो होता है ना। ठीक है, तो अब कर लीजिए काउंट कितना बन रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें कितने बिट की काउंटर, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी, 7 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। दोबारा समझ लो एक बार, 91 को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, जितने बिट बनते हैं उतना ही आपका फ्लिप फ्लॉप का उत्तर हो जाए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो डायमेंशन में चेंजेज आता है, यानी माप में परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं। तो दोस्तों इसको मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं।
ये एक नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन शायद इसकी परिभाषा आपने पहली बार देखी होगी। मैग्नेटाइजेशन की प्रक्रिया में माप में जो परिवर्तन होता है उसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अगला हमारा सवाल है, पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 0.95 है। 0.95 का मतलब इकाई से कम हो गया ना, यानी परमेबिलिटी का मान इकाई से कम आ रहा है अगर, तो फिर डायामैग्नेटिक पदार्थ होगा। कुछ अधिक होती है अगर इकाई से तो पैरामैग्नेटिक है, और इकाई से बहुत अधिक होती तो फिर फेरोमैग्नेटिक है। 0.95 यानी इकाई से कुछ कम हो गई, डायामैग्नेट की श्रेणी में जाएगा। अगला हमारा सवाल है, साइन वेव एसी में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज है, इसकी समीकरण कैसे बनेगी। दोस्तों याद रखें, समीकरण में साइन के पास लिखा गया मान हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना था कि ये जो आरएमएस मान दिया हुआ है 10 एम्पियर का, हमें इसका मैक्सिमम बनाना था। आरएमएस मान से मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको लेकर आनी है तो फॉर्मूला होता है 1.414 इंटू आरएमएस मान, यानी जो आरएमएस वैल्यू दी है उसको 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम मान आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला काम हमें ये करना था। दूसरा, टाइम के पास जो भी वैल्यू लिखी होती है वो ओमेगा की वैल्यू होती है दोस्तों, और ओमेगा का मान जो होता है वो 2 पाई एफ के बराबर होता है। अब देखो पाई इन सब में लिखा हुआ था, इसका मतलब हमें 2 और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना था, पाई टी को एज इट इज़ रखना था। फिर क्या बनेगा उत्तर देखो, 10 एम्पियर धारा है, आरएमएस मान, इसका शिखर मान 1.414 से मल्टीप्लाई करो, 14.14 एम्पियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये वाला, इसका मतलब या तो उत्तर ए होगा या डी होगा, बी और सी तो नहीं होंगे, कट हो गया। अब अगर बात करें कि 2 इंटू एफ, तो फ्रिक्वेंसी 25 हर्ट्ज थी, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 50, यानी 50 पाई ओमेगा का मान हो गया ना, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो यानी 50 पाई टी। सो हमारा आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा, डी उत्तर यहाँ पर अपना बिल्कुल सही आ जाएगा। 14.14 साइन 50 पाई टी। याद रखें दोस्तों, इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है सवाल। अगला सवाल, एक चालक का प्रतिरोध न्यूनतम किस पर होगा। ये भी काफ़ी सवाल अच्छा है और आपको समझना पड़ेगा कि चालक का प्रतिरोध प्रभावित होता कैसे कैसे है। दोस्तों वास्तव में एक चालक का प्रभावी प्रतिरोध एसी पर हमेशा अधिक होता है डीसी की तुलना में। अब फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, 1 किलो हर्ट्ज हो, 1 मेगा हर्ट्ज हो, तो ये सब तो एसी में ही आएंगे ना, यानी तुलनात्मक रूप से सबसे कम प्रतिरोध जो है ना वो डीसी का है। क्यों है, इसका कारण क्या मानते हैं, इसका कारण मानते हैं स्किन इफेक्ट। कहते हैं कि त्वचा प्रभाव के कारण एक चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, और त्वचा प्रभाव फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। डीसी में स्किन इफेक्ट का मान 0 होता है, इसलिए चालक का प्रभावी प्रतिरोध वहाँ प्रभावित नहीं होता। अगर मैं आपको इस सवाल को देता और सीक्वेंस अगर आपको बढ़ते क्रम में सेट करवाता, तो सबसे पहले आता डीसी, फिर आता 50 हर्ट्ज, फिर 1 किलो हर्ट्ज और फिर 1 मेगा हर्ट्ज। यानी अगर चालक का प्रतिरोध मैक्सिमम के बारे में मैं पूछ लेता तो फिर हमारा उत्तर 1 मेगा हर्ट्ज बनता, क्योंकि मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर स्किन इफेक्ट बहुत अधिक होता, सो दैट मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी उसी का आता। यानी दो आंसर मिल गए आपको, मिनिमम किसका डीसी का, मैक्सिमम किसका होता फिर 1 मेगा हर्ट्ज का। 1 मेगा हर्ट्ज का ऑलवेज मैक्सिमम नहीं होता है, दी गई ऑप्शन के अनुसार बताया मैंने। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें 10 मेगा हर्ट्ज दिया हुआ हो, तो फिर उसका होगा, यानी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले का हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा। ध्यान रखें जब भी नेक्स्ट टाइम सवाल आपके सामने आ जाए। अगला सवाल, एक एम्पीयर मीटर में शंट प्रतिरोध का बिल्कुल शुद्ध मान आपको ज्ञात करना है, उसके लिए सूटेबल ब्रिज कौन सा है। दोस्तों एमीटर में शंट का मान जो होता है ना वो बहुत कम होता है, एंड 1 ओम से भी कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध मान के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। 1 ओम से भी कम जो रेजिस्टेंस होते हैं ना वो लो रेजिस्टेंस की श्रेणी में आते हैं, एंड लो रेजिस्टेंस मापन के लिए केल्विन ब्रिज सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ध्यान रखना, मोर एक्यूरेट एंड मोर सूटेबल फॉर लो रेजिस्टेंस केल्विन ब्रिज आएगा। ठीक है,
नो डाउट बी उत्तर आपका सही रहेगा और उम्मीद है आपने भी सही किया होगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आपने कई बार किया होगा। अगला सवाल, मापी यंत्र के साथ सीटी और पीटी का उपयोग केवल तभी किया जाएगा जब हमारे मीटर हो। किस प्रकार के मीटर हो? देखो दोस्तों, सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं और ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित होता है। इट मीन सीटी पीटी तभी काम करेंगे जब इंडक्शन का सिद्धांत, इंडक्शन का प्रभाव वहाँ पर लागू हो, तो हमारे मीटर इंडक्शन प्रकार के हो तब लगेगा। मूविंग आयरन टाइप के और पीएमएमसी प्रकार के जो मीटर होते हैं, इनकी रेंज बढ़ाने के लिए शंट और मल्टीप्लायर लगाए जाते हैं। इंडक्शन उपकरणों के, चाहे वो एम्पीयर मीटर हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे वाट मीटर हो, चाहे ऊर्जा मीटर हो, इन सब के साथ सीटी पीटी जरूर लगते हैं, लेकिन बाकी किसी के साथ नहीं लग सकता। अगला सवाल है, निम्न में से किस मामले में प्रदीपन का लेवल सबसे अधिक होगा जब अभिलंब का कोण हो? देखो दोस्तों, प्रदीप्ति जो है अगर अपन दर्शाएं तो इसको ई से दर्शाते हैं ना, और इसका फॉर्मूला होता है I/d² इंटू कोस फाई। अब I/d² का मान कांस्टेंट रखें और कोस फाई के अनुसार रखें ना, तो हम सब जानते हैं कि कोस 30 का मान जो है ना वो सबसे अधिक होता है। तो प्रदीप्ति का लेवल भी सबसे अधिक किस में होगा? कोस 30 में ही होगा, क्योंकि कोस में अगर डिग्री का मान बढ़ता है ना तो एक्चुअल मान जो है वो घटता है। जैसे कोस 90 की बात करें तो 0 ही होता है, कोस 60 की बात करें तो 0.5 होता है, कोस 45 की बात करें तो 0.707 होता है, और कोस 30 की बात करें तो 0.866 होता है। इसका मतलब सबसे अधिक किस में प्राप्त होगा? कोस 30 डिग्री पर प्राप्त होगा। बी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला सवाल है, फास्फर कोटिंग कौन सी ऐसी है जो गुलाबी रंग का प्रकाश देगी? भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें इसे। और आजकल जो है इनमें से सवाल पेपर में आने लग गया है कोटिंग वाला। तो हम सब जानते हैं कि जो फ्लोरेसेंट लैंप होता है उसमें ट्यूब की आंतरिक सतह पर जो कोटिंग की जाती है, प्रकाश का रंग जो है वो उसी पर निर्भर करता है। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रहेगा सी, कैडमियम बोरेट। जिंक सिलिकेट जो है इससे हरे रंग का प्रकाश मिलता है, ध्यान रखना। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का याद रखना। अगला दोस्तों सवाल पूछा गया कि 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर किसके बराबर होता है? दोस्तों 1 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर और 1 लक्स दोनों बराबर होते हैं, और ये तो हमने पहले कई बार किया हुआ है। और वैसे याद रखना, 1 कैंडला जो होता है वो ल्यूमन प्रति स्ट्रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, जो ठोस कोण की इकाई होती है ना स्ट्रेडियन, उसके बराबर होता है। अगला है कि इंडस्ट्रियल लोड का पावर फैक्टर जनरली कैसा होता है? हमेशा लैगिंग होता है, क्योंकि उद्योगों में मोटर चलाई जाती है या इंडक्शन भट्टियाँ चलती है, इसलिए उसका पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग ही माना जाता है। अगला सवाल है कि किस उपकरण में धारक क्षमता एक अनावश्यक विशिष्टता है, यानी करंट रेटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती? देखो दोस्तों, सर्किट ब्रेकर में ज़रूरत पड़ती है, फ्यूज में भी ज़रूरत पड़ती है, बस बार भी धारा के अनुसार रेटिंग की जाती है, लेकिन एक आइसोलेटर में करंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आइसोलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमेशा नो लोड पर ऑपरेट होता है। यानी तब ऑपरेट करते हैं जब लाइन ऑफ हो, तब ऑपरेट करते हैं जब लाइन ऊर्जित नहीं हो, जब लाइन में किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। इसलिए इसके कॉन्टैक्ट किस करंट रेटिंग के बने हैं इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, या यूँ कहें कि ये मार्केट में रेटिंग के हिसाब से नहीं आता। जैसे फ्यूज़ तो 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 16 एम्पियर के आते हैं, आइसोलेटर की ऐसी कोई रेटिंग नहीं होती है। अगला सवाल है कि मुर्रे लूप परीक्षण किससे संबंधित है? दोस्तों अंडरग्राउंड केबलों में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, मुर्रे लूप टेस्ट, वार्ले लूप टेस्ट और ब्लेवियर टेस्ट। याद रखना, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अंडरग्राउंड केबल से संबंधित होते हैं। अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट की लोकेशन पता करने के लिए कि कितनी दूरी पर दोष उत्पन्न हुआ होगा, शॉर्ट केबल का, ग्राउंड केबल का, ओपन केबल का, इसमें हमें आसानी से पता लग जाता है। यानी एक अंडरग्राउंड केबल जा रही है तो हमें ये पता लग सकता है कि कितनी दूरी के बाद जो है वो केबल में फॉल्ट उत्पन्न हुआ होगा, तो फॉल्ट लोकेशन हमें ईजीली पता लग जाता है। तो फिर हमें क्या उसके आसपास से ही केबल को काटना पड़ता है। अगला सवाल है कि पावर
और कम्युनिकेशन की जो लाइन होती है उनमें इंडक्टिव इंटरफेरेंस आता है, उसको कैसे रिड्यूस करेंगे। तो इंडक्टिव इंटरफेरेंस कम करना है, इसके लिए पावर लाइनों को ट्रांसपोजिशन करें और उनके चालकों के बीच की दूरी बढ़ाएं। यानी ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है एक नियमित अंतराल के बाद लाइनें जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाएं। ठीक है, एक नियमित अंतराल के बाद लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाएगी तो वो ट्रांसपोजिशन कहलाता है। इसमें एक दूसरे का रिएक्टेंस जो होता है वो समाप्त हो जाता है और चालकों के मध्य अगर प्रॉपर दूरी होगी तब भी उनका इंडक्टेंस जो है वो समाप्त हो जाता है। सभी प्रकार के मेटल रेक्टिफायर्स की एफिशिएंसी लगभग कितनी है? तो सभी प्रकार के धात्विक रेक्टिफायर 78% एफिशिएंसी होती है लगभग उनकी। सामान्यतः अपने दो प्रकार के मेटल रेक्टिफायर सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, उनमें से एक है कॉपर ऑक्साइड और दूसरा है सेलेनियम। कॉपर ऑक्साइड और सेलेनियम दोस्तों, इनकी मैंने डिटेल से थ्योरी की क्लास दी हुई है, आप इन दोनों के बारे में अध्ययन जरूर करें, कॉपर ऑक्साइड और सेलेनियम वाले के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से परमानेंट कैपेसिटर मोटर का पार्ट कौन सा नहीं है? दोस्तों, परमानेंट कैपेसिटर का मतलब होता है इस मोटर में कैपेसिटर भी परमानेंट रूप से लगा रहेगा। इसका मतलब फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग भी नहीं हटेगी। जब हमें कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटाने की आवश्यकता नहीं है तो फिर उसमें हमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होगा। कैपेसिटर होगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी और केज टाइप रोटर जो है वो भी होगा। बी ऑप्शन रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि दर्शाए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। एक छोटा सा डायग्राम आपको दिया गया, इजी सा दिया था मैंने, एंड आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसको, पर दिखाई नहीं दे रहा होगा प्रॉपर, है ना। चलिए मैं स्क्रीन पर इसको एक बार दूसरा बना देता हूँ। वैसे जिसने टेस्ट अटैम्प्ट किया वो तो खैर समझ ही गया होगा। एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ दोस्तों, एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है, दो लगे हुए पैरेलल में, फिर एक इनके सीरीज में लगा हुआ है, फिर एक इन सब के पैरेलल में लगा हुआ है, फिर एक यहाँ सीरीज में और लगा हुआ है, एंड फाइनली आपसे यहाँ पूछा गया टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का टोटल निकाल दो, फिर इन दोनों के साथ वो सीरीज में आ जाएगा, फिर ये पैरेलल बनेगा एंड लास्ट में दोनों सीरीज बन जाएंगी। यानी सीरीज पैरेलल ये करना था। देखो दोस्तों 3 और 6 ओम है ना, इन दोनों का समांतर में आएगा 2 ओम। 18 ओम और 2 ओम का दोनों को जोड़ोगे 20 आ जाएगा। 20 ओम के साथ 5 ओम पैरेलल में जुड़ा हुआ है, 20 और 5 का 4 आएगा, और 4 के साथ 8 ओम सीरीज में जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस आएगा 12 ओम। डायग्राम को एक बार और देख लीजिए आप और आंसर करने का प्रयास करें, बहुत अच्छे से आप इसका उत्तर देना, ठीक है। बी उत्तर हमारा सही रहेगा, 12 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस बनेगा। अगला सवाल है, एक शंट जनरेटर 2.2 किलोवाट लोड को 220 वोल्ट पर सप्लाई प्रदान करता है। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 55 ओम और आर्मेचर का 0.2 है। आर्मेचर की धारा गणना कीजिए। शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा के लिए फॉर्मूला होता है लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। अब ना तो लोड करंट दी गई है ना ही शंट फील्ड करंट दी गई है, तो इनके लिए फॉर्मूला लोड करंट के लिए होता है P/V और शंट फील्ड करंट के लिए होता है V/RSH। दोनों का मान कर दो और उत्तर आ जाएगा। 2200 वाट लोड है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, 10 एम्पियर तो ये हो गई। 220 वोल्ट की सप्लाई है और 55 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 एम्पियर धारा वो हो गई। दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा 14 एम्पियर। दोस्तों शंट जनरेटर के इस सवाल को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और अच्छे से हल करें, क्योंकि एग्ज़ाम में शंट जनरेटर का सवाल बहुत बार मैंने देखा है आता है। आगे दोस्तों सवाल पूछा कि एक कैपेसिटर जिसे 240 वोल्ट पर अप्लाई किया गया है, इसकी वोल्टेज रेटिंग लगभग कितनी होनी चाहिए। दोस्तों कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग हमेशा पीक वैल्यू के अनुसार होती है, ध्यान रखना। जिस सप्लाई पर उसे ऑपरेट किया जाता है उसका पीक वैल्यू निकाल दो। 240 का पीक निकालेंगे तो लगभग 340 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 340 वोल्ट आएगा। उत्तर कर देंगे 340 वोल्ट। 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना सा है। अगला सवाल, जब किसी परिपथ में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की जाती है उस समय दक्षता कितनी होती है। ध्यान रखना, दक्षता आधी होती है। वो सोर्स जो लोड को अधिकतम पावर ट्रांसफ़र कर रहा है, ऐसे में क्या शर्त होती है कि सोर्स की प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के बराबर होना चाहिए।
तब अधिकतम पावर ट्रांसमिट होती है। उस समय उसकी जो दक्षता होती है वो मात्र 50% होती है, ध्यान रखें। अगला सवाल है, स्टार संयोजित मोटर 3 फेज वाली स्टार में 10 एम्पीयर लाइन करंट लेती है। जब उसे सेम सप्लाई वोल्टेज पर डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो लाइन धारा कितनी होगी? 3 गुना अधिक होगी। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में करंट 3 गुना अधिक होता है, ध्यान रखना। 10 एम्पीयर वाले की करंट कितनी हो जाएगी? 30 एम्पीयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पहले भी आया हुआ है दोस्तों, इसको अच्छे से कवर अप करने का प्रयास करें। साइन वेव एसी में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पीयर है, तो इसकी पीक टू पीक वैल्यू कितनी आएगी? देखो, पीक टू पीक वैल्यू का मतलब होता है कि पीक को 2 से गुणा करो, ठीक है। और पीक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √2 इंटू आरएमएस मान। तो 10 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 2 से करेंगे तो 20, 20 को √2 से कर देंगे, उत्तर आएगा डी, √2 इंटू 20, ठीक है। √2 इंटू 20 कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, शक्ति मापन की 2 वाटमीटर विधि किसके लिए उपयुक्त नहीं है? वैसे तो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों के लिए काम में ली जाती है, लेकिन अगर 3 फेज 4 वायर में अनबैलेंस लोड है ना, तब ये विधि ज़्यादा सक्सेस नहीं होती है, ज़्यादा कामयाब नहीं होती है, क्योंकि इसके दोनों वाटमीटर की जो पीसी होती है ना, वो फेजों पर लगाई जाती है और अनबैलेंस के समय मैक्सिमम करंट जो है वो न्यूट्रल में से प्रवाहित होती है, इसलिए फिर वो न्यूट्रल काम में आता नहीं है, तो शक्ति मापन में प्रॉब्लम होती है। और अल्टरनेटर में लीडिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा? आर्मेचर रिएक्शन बाहर के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है और 3 तरह का है। क्रॉस मैग्नेट होता है इकाई पावर फैक्टर पर, डी मैग्नेट होता है लेगिंग पावर फैक्टर पर, और मैग्नेटाइजिंग होती है लीडिंग पावर फैक्टर पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना सी हो जाएगा। बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे आपका स्कोर ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं, फेसबुक पर अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए, बहुत धन्यवाद सभी को।